नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश देशांतर में। मैं हूं प्रीति सिंह। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक शुक्रवार को हुई। ये बैठक लगभग 7 महीने के अंतराल पर हुई है। जीएसटी काउंसिल की आखिरी बैठक अक्टूबर में हुई थी और इसके बाद इसे नियमित तौर पर फरवरी में होना था, लेकिन उस समय बजट सत्र था और तभी देश के कुछ राज्यों में चुनाव की वजह से आचार संहिता भी थी, तो तमाम ऐसी परिस्थितियां थी जिसकी वजह से फरवरी में जीएसटी काउंसिल की नियमित बैठक नहीं हो सकी। अब जो बैठक हुई है इसमें छोटे कारोबारियों को कंप्लायंस में ढील दी गई है। साथ ही कोविड और ब्लैक फंगस को लेकर व्यापक चर्चा की गई है और इससे जुड़े कुछ अहम फैसले लिए गए हैं। बैठक में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के वित्त मंत्री और केंद्र और राज्यों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। आज हम देश देशांतर में जीएसटी काउंसिल की 43वीं बैठक में लिए गए बड़े फैसलों और इसके प्रभाव से जुड़े तमाम पहलुओं का विश्लेषण करेंगे और इस पर चर्चा के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है डॉक्टर सुभाष चंद्र पांडे, फॉर्मर स्पेशल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। साथ ही मेरे साथ है दीपशिखा सिकरवार, सीनियर एडिटर द इकोनॉमिक टाइम्स। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। पहले मैं डॉक्टर पांडे आपसे समझना चाहूंगी कि जीएसटी काउंसिल की बैठक करीब 7 महीने के अंतराल के बाद तमाम जो हालात हैं इनके बीच ये बैठक कितनी अहम रही और खासकर कोरोना और ब्लैक फंगस से लड़ने के लिए जो भी दवाइयां और उपकरण पर तमाम छूट की बात है, उससे कितना फायदा होता दिख रहा है? प्रीति जी, इस बैठक में जो 2-3 अहम मसलों पर चर्चा हुई है और कुछ बिंदुओं पर कुछ निर्णय लिए जा सके हैं और कुछ पर अभी आगे निर्णय लिए जाना है, उसके लिए एक मंत्रियों का समूह बनाया गया है। तो जो एक बड़ा मुद्दा था कि कोविड से रिलेटेड मेडिसिन्स और मटेरियल्स और इक्विपमेंट, उस पर जीएसटी में छूट देने का और जो आयात किया जा रहा है उस पर भी जीएसटी आईजीएसटी से छूट दिए जाने का। तो इसमें निर्णय ये लिया गया है कि जो रिलीफ मटेरियल है, यानी जो डोनेशन के तौर पर आ रहा है इंपोर्ट, उस पर कोई आईजीएसटी नहीं लगेगी। लेकिन बाकी जो सारे कोविड रिलेटेड मेडिसिन और इक्विपमेंट का जो टैक्सेशन का जो पूरा इशू है, उसको उसमें बहुत सारे पेच हैं और आगे चर्चा में हम बताएंगे कि किस प्रकार से केवल जीएसटी को एग्जेम्प्ट करना ही उसकी प्राइस को कम करने में सहायक नहीं है और इसलिए उसको मंत्रियों के समूह को सौंपा गया है जो 8 जून तक उस पर अपनी वो देगा, विवेचना करके अपनी सहमति देगा। तो उससे बड़ा मुद्दा जो था वो है कंपेंसेशन का। आपको मालूम होगा कि जब 2017 में जुलाई 2017 से जीएसटी लागू हुआ था, उस समय राज्यों को केंद्र की तरफ से कानूनन ये गारंटी दी गई थी कि 2015-16 में जितना राजस्व हुआ था उन सभी करों से जो अब जीएसटी में शामिल हो गए हैं, तो उस पर प्रति वर्ष 14% की दर से अगर वृद्धि नहीं होती है तो उसमें जो भी कमी होगी उसकी भरपाई के लिए जीएसटी सेस लगाया जाएगा कुछ कमोडिटीज पर और उस सेस से राज्यों की भरपाई की जाएगी। तो पहले 3 सालों में जो जीएसटी की रेवेन्यू थी वो इतनी ज़्यादा नहीं थी और हम देख रहे थे कि कई महीनों में वो 90,000 करोड़ से भी ज़्यादा नहीं पहुंच पाई। लेकिन पिछले साल ही पहली बार ऐसा हुआ जब सितंबर के बाद से अर्थव्यवस्था ने गति पकड़ी कि वो 1 लाख करोड़ महीने से बढ़कर वो 1,15,000, 1,20,000, 1,25,000 और फिर मार्च के जो रेवेन्यू आया अप्रैल में वो 1,41,000 करोड़ है। तो अब ये गति पकड़ी है और अगले महीने के उसमें संभवतः जो सीमित लॉकडाउन अलग अलग प्रदेशों में हुए हैं उसका जरूर कुछ असर पड़ेगा। लेकिन फिर भी ये है कि जो जीएसटी के जो कर प्रवंचना रोकने के लिए जो उपाय किए गए हैं उसकी वजह से कंपेंसेशन की रिक्वायरमेंट कम होगी और इस समय केंद्र का अनुमान है कि करीब करीब 2,70,000 करोड़ की उसमें कमी होगी, जिसकी 1,10,000 करोड़ की तो भरपाई हो जाएगी इस सेस से और जो बाकी 1,60,000 करोड़ है उसके लिए केंद्र ने कहा है कि पिछले साल की तरह ही वो रिजर्व बैंक के माध्यम से कर्ज लेकर राज्यों को आगे कर्ज उन्हीं शर्तों पर दे देगा। तो ये 2 महत्वपूर्ण है और बाकी कंपेंसेशन को जून 22 तक होना है, उसके आगे बढ़ाने के लिए इसका एक विशेष बैठक बुलाने का भी प्रस्ताव है।
बिल्कुल, बिल्कुल। दीपशिखा सिकरवार मैम, आपकी नज़र में हम जानते हैं जो हालात हैं फिलहाल वो चुनौतीपूर्ण हैं। ऐसे में जो जीएसटी काउंसिल की ये बैठक है, आपकी नज़र में कितनी अहम रही और आप किन फैसलों को मानती हैं कि उनका लाभ हमें जल्द ही देखने को मिलेगा? देखिए, हम अगर कल के जीएसटी काउंसिल के फैसलों को देखें तो उनको दो हुँ, तीन बास्केट्स में डाल के देखना ठीक होगा। एक, ठीक है। जो आम आदमी है उसके लिए क्या किया गया, दूसरा जो व्यवसाय जगत है उसके लिए क्या हुआ, और दूसरा जो हुँ, राज्य और है और केंद्र है उनके अपने उसके लिए उन्होंने क्या किया। तो हुँ, अगर आप आम आदमी की नज़र से देखें तो जैसा कि सुभाष जी ने भी बताया कि जो आजकल ब्लैक फंगस की बात हो रही है उसकी जो दवाई है उसके आयात पर आईजीएसटी की छूट दी गई। हुँ, दूसरा चीज है कि जो हमने देखा कि पिछले दिनों जब कोविड महामारी जो है बहुत तेजी से फैल रही थी, केसेस बहुत बढ़ रहे थे, तो विभिन्न तरह के इक्विपमेंट जो है मेडिकल इक्विपमेंट उनकी बहुत ज़रूरत, उनकी कमी महसूस की गई थी और बाहर से उनको लाया जा रहा। तो कल की जो काउंसिल की बैठक है, बहुत सारी कंपनियां जो हैं वो ये आयात करके चैरिटी को दे रही थी, विभिन्न लोगों को दे रही थी जिनको जरूरत थी। तो हुँ, इस पर आईजीएसटी की छूट नहीं दी गई थी। इस पर भी अब आईजीएसटी की छूट दे दी गई है, तो वो इसमें और ज्यादा से ज्यादा सहयोग दे पाएंगे अब। हुँ, हुँ, दूसरा चीज है कि बहुत सारी जैसे कोविड की वैक्सीन्स हैं, और तमाम तरह के इक्विपमेंट हैं, ऑक्सीजन के मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन है, पल्स ऑक्सीमीटर है, इन पे टैक्स कम करने की बात थी, वैक्सीन्स हुँ, पे टैक्स हटाने की बात थी और इन पर कम करने की बात थी। ये सारे फैसले जो हैं अब एक मंत्रियों का समूह जो है वो गठित किया जा रहा है, उस पे हुँ, वो इस तमाम फैसलों को इस पे तय करेगा। क्योंकि ये ठीक है। महसूस किया गया काउंसिल में कि पूरा कर हटा देने से ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आम आदमी को बहुत इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि कंपनीज जो है इनपुट पे अपना क्रेडिट नहीं ले पाएंगी अगर टैक्स बिल्कुल जीरो हो गया। तो हुँ, जाहिर सी बात है कि जो टैक्स उस पे लगेगा, जो उन्होंने इनपुट्स पे दिया होगा, वो कंज्यूमर को पास ऑन किया जाएगा। हुँ, तो हुँ, इसलिए इसको एक जो मंत्री है, वो मंत्रियों का समूह एक इस पे इसको एग्जामिन करे अच्छे से और फिर एक इस पे निर्णय लिया जाए। हुँ, हुँ, दूसरा जो चीज है, बहुत सारे और भी फैसले लिए गए, जैसे जी, जी। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ पे जैसे कैंटीन में खाना दिया जाता है या स्टूडेंट्स को दिया जाता है, उस पे जीएसटी लागू था, तो उस पे हुँ, जीएसटी की छूट दी गई है। जो आपके कृषि क्षेत्र में जो स्प्रिंकलर्स इरिगेशन सिस्टम के लिए दिए जाते हैं, उसके जो पार्ट्स हैं उस पे छूट दी गई है। दूसरा जो है कि शिपिंग में उस पर जो उनके रिपेयर और मेंटेनेंस के लिए जो सर्विस होती है उस पे भी कर की छूट दी गई है। हुँ, एक जो बीमारी होती है एलिफेंटाइसिस, जो हाथी पैर जिसको कहा जाता है कॉमन, उसकी जो दवाई है उस पे भी कर की छूट दी गई है। तो हुँ, ये हुँ, कुछ है जो फैसले थे, ये कर के छूट की थी, उसमें राहत दी गई है थोड़ी, और थोड़ी थोड़ी चीजों पर वो मंत्रियों के समूह को उस पर निर्णय छोड़ दिया गया है। दूसरी जो चीज व्यवसाय जगत के लिए हुई है, कंप्लायंसेस जो है, हुँ, हुँ, बहुत सारे छोटे व्यवसायी हैं जी। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरे हैं, तो उसके लिए एक एमनेस्टी है। हुँ, रिटर्न्स की तारीख जो है, चूंकि पैंडेमिक है उसकी वजह से नहीं भर पाए हैं, तो वो हुँ, हुँ, लेट फी हटा दी गई है, उसमें राहत दी गई है। तो ये व्यवसाय जगत के लिए ये कुछ फैसले थे। और ठीक है। दूसरा जो था, जो कॉम्पेंसेशन का था, जो हुँ, हुँ, राज्यों केंद्र की वित्तीय स्थिति पर है, तो 1,58,000 करोड़ का जी। बोरोइंग जो है, लोन केंद्र सरकार और राज्य हुँ, सरकार को कॉम्पेंसेट करने के लिए जो जीएसटी में शॉर्टफॉल है वो लेना पड़ेगा। इस पे आगे बातचीत और होगी। हुँ, हुँ,
ठीक है। इस पर भी हम थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन इस बीच अगर मैं टैक्स पेयर्स को लेकर बात करूं डॉक्टर पांडे, तो जी। स्मॉल टैक्स पेयर्स का ख्याल रखा गया है। उन्हें आपको क्या लग रहा है, क्या कुछ राहत मिलती दिख रही है? जो एनुअल टैक्स पे रिटर्न में कुछ राहत दी गई है, इसको थोड़ा अगर आप सिंप्लीफाई करके बताएं कि किस तरह का फायदा मिलने वाला है इससे? देखिए, जीएसटी में जो भी रजिस्टर्ड डीलर्स हैं उसमें से करीब 90% छोटे करदाता हैं। बिल्कुल। और उसमें से जो 2 करोड़ तक के सालाना व्यवसाय करने वाले व्यवसायियों के लिए ये छूट दी गई कि जो उनका सालाना रिटर्न है वो उनके लिए ऑप्शनल है, कंपलसरी नहीं है। और किसी भी वजह से जुलाई 17 से अगर किसी का रिटर्न अभी पेंडिंग है, जैसे आपको पता होगा कि पहले क्वार्टरली शुरू हुआ था, फिर मंथली रिटर्न शुरू हुआ था, और फिर बाद में ये हुआ कि क्वार्टरली रिटर्न लेकिन मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स, इस तरह के कई एक्सपेरिमेंट अभी तक होते रहे हैं। तो हाँ। जो ताजा निर्णय ये है कि इसकी वजह से जो भी रिटर्न लेट हुए हैं, क्योंकि छोटे व्यापारियों को उसमें अड़चने आ रही हैं भरने में, तो ये उसकी जो लेट फीस है उसको घटा दिया गया है। अगर किसी छोटे व्यापारी का कोई टैक्स नहीं बनता है तो उसकी लेट फी केवल 500 रुपए पर रिटर्न है। और अगर किसी का टैक्स बनता है तो उसके 1000 रुपए पर रिटर्न है, जो कि पहले 5000 रुपए पर रिटर्न तक का मैक्सिमम लेट फीस तक थी। तो ये लेट फी में और ये अगस्त तक के लिए उनको टाइम भी दिया गया है कि अगस्त तक वो इसको जमा कर दें। तो उसके अलावा मंत्रियों के समूह को यह भी कहा गया है कि ये जो क्वार्टरली रिटर्न और मंथली पेमेंट की स्कीम है, इसको और इसकी विवेचना करें कि क्या ऐसा हो सकता है कि क्वार्टरली पेमेंट और क्वार्टरली पेमेंट रिटर्न भी और क्वार्टरली टैक्स पेमेंट भी, जिससे कि और ज्यादा सहूलियत मिले। क्योंकि जीएसटी में होता क्या है, जब हम किसी मंथ की सेल करते हैं तो अगले महीने के 25 तारीख तक का समय दिया जाता है कि उस मंथ का रिटर्न आप फाइल कर दें। और ये टाइम इसलिए दिया जाता है कि बहुत सारी सेल जो है बिजनेस क्रेडिट पर करते हैं, तो उनको उसका पैसा नहीं मिल पाता है, लेकिन अगर टैक्स उनसे पहले ही ले लिया जाए जिसका पैसा भी नहीं आया है तो ये उनके साथ अनुचित होगा। लेकिन जैसा जैसा हमने देखा है कि पिछले कुछ समय में छोटे व्यापारियों के लिए पैसे का निकालना कस्टमर्स से, उसमें डिले होता जा रहा है। वो 25 दिन के बजाय 2 महीने 3 महीने और ज्यादा हो जा बढ़ पेमेंट डिले बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से ये लगता है कि क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि रिटर्न फाइलिंग और टैक्स पेमेंट को डिलिंक कर दें, कि रिटर्न फाइलिंग जरूरी है ताकि टैक्स डिपार्टमेंट को पता चले कि किसने क्या बेचा, कब बेचा और कहां पर चोरी हो रही है। तो ये इस बारे में मंत्रियों का समूह चर्चा करेगा। जहां तक जो दीपिका जी ने जो बात कही कॉमन मैन के पर्सपेक्टिव से, उसको मैं बहुत ही मोटे उदाहरण के तौर पर आपको समझाना चाहता हूं। ठीक है। जैसे एक ऑक्सीजन कंसंट्रेटर को ले लीजिए। मान लिया कोई व्यापारी कहता है कि ये 45,000 का कंसंट्रेटर है और इस पर 12% जीएसटी लगेगी तो हो जाएगा 50,400 रुपए। ठीक है। तो और उस 45,000 में उसने खुद जो चीजें खरीद कर वो बनाया है उस पर उसने 5,000 रुपए टैक्स दिया है। तो जब वो 50,400 लेता है उससे, तो 5,000 तो वो पहले ही सरकार को दे चुका है, तो अब सरकार को वो केवल 400 रुपए देता है। तो अब अगर आज की डेट में आप कहें कि जीएसटी को हमने माफ कर दिया, तो जो खरीदार है वो तो कहेगा कि मुझे आप ये 45,000 में दीजिए, लेकिन 45,000 में देने का मतलब है कि उस व्यापारी को सीधे सीधे 5,000 रुपए का नुकसान हो रहा है। तो वो उसकी कीमत 50,400 से 45 नहीं करेगा, वो कोशिश करेगा कि 50 करे। और जब जीएसटी ही नहीं रहेगा, किसी तरह के रोक टोक नहीं रहेगी, तो और अगर मार्केट में कंपटीशन नहीं है और जो खरीदार है वो बहुत ही डेस्परेट है, तो वो 50 की जगह 55,000 भी कर देगा, तब भी कोई उसको अंतर नहीं पड़ेगा। तो सरकार का ये मानना है कि जो हम इस तरह से वो करते हैं, सरकार किसी भी चीज की अगर वो बढ़ाना चाहती है, कीमत को कम करना चाहती है कंज्यूमर के इंटरेस्ट में, तो उसका सबसे अच्छा रास्ता है उसकी सप्लाई बढ़ाना, चाहे इंपोर्ट के माध्यम से या और नए डोमेस्टिक प्रोड्यूसर के माध्यम से। सप्लाई बढ़ाना ही गवर्नमेंट पॉलिसी होना चाहिए।
प्राइस में किसी तरह की टिंकरिंग मार्केट में अपने आप एडजस्ट कर लेती है और वो सफल नहीं होती। सरकार को बिजनेस करना नहीं आता, वरना कितने सरकारी उपक्रम घाटे में नहीं होते। तो सरकार को मार्केट में प्राइस पर जितना कम दखलंदाजी हो वो है, सप्लाई बढ़ाने की हाँ जरूरत है, वो उस पर में जो भी पॉलिसी इरिटेंट्स हैं उनको हटाना चाहिए। ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने समझाया हमें डॉक्टर पांडे भी। इसके अलावा और जैसे आपने बात करी थी कि अगर व्यापार जगत को देखें दीपशिखा मैम, तो छोटे और मध्यम कारोबारियों को जो राहत की बात है उसमें एमनेस्टी स्कीम का जिक्र हुआ है। तो थोड़ा मैं चाहूंगी ये थोड़ा सा आप क्लियर करें कि ये जो एमनेस्टी स्कीम है वो क्या है और इसका लाभ कैसे मिल सकता है? देखिए, बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं, क्योंकि कोविड चल रहा है पिछले 1 साल से, और हाँ। जाहिर सी बात है कि जगह जगह राज्यों में पहले तो नेशनल लॉकडाउन था, फिर वो धीमे धीमे खोला, और अब जब सेकेंड वेव आई है तो बहुत सारे राज्यों में भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं। तो बहुत सारे छोटे व्यापारी जो हैं अपने रिटर्न समय पे नहीं फाइल कर पाए हैं, तो उनको ये एक स्कीम लाने की बात है कि ये स्कीम जो है उसमें वो अप्लाई करेंगे और उनको जो भी पेनल्टी है रिटर्न ना भरने की वो नहीं लगेगी। तो छोटे व्यापारियों के लिए ये बहुत एनकरेजिंग है, क्योंकि उनको सबसे उनके लिए कंप्लायंस कॉस्ट जो है, अगर उन्होंने समय पे नहीं भरा है और वो उनके ऊपर पेनल्टी आ जाती है तो कंप्लायंस कॉस्ट उनके लिए बहुत ज्यादा है, तो इसका फायदा वो उठा पाएंगे। हालांकि बहुत सारे जो विशेषज्ञ हैं उनका ये मानना है कि इस तरह की सुविधा जो है बड़े व्यवसायी जो हैं उनको भी मुहैया करानी चाहिए, और जीएसटी काउंसिल को इस पे निर्णय लेना चाहिए था। ऐसी डिमांड उद्योग जगत की तरफ से आ रही है, लेकिन फिलहाल अभी ये निर्णय जो है ये छोटे व्यापारियों के लिए ही रखा गया। ठीक है। और क्योंकि एक इन्वर्जन ड्यूटी की भी बात थी, जो चीजें मैं चाहती हूँ थोड़ा सा क्लियर हो डॉक्टर पांडे, इन्वर्जन ड्यूटी में बदलाव पर कोई फैसला नहीं लिया गया, क्या ये समय मुफीद नहीं है इसमें चेंजेस के लिए? तो ये किस तरह से प्रभाव डालेगा इसको चेंज ना करना? जी हाँ, इस बारे में व्यवसाय जगत की, डोमेस्टिक इंडस्ट्री की हर जीएसटी काउंसिल से उम्मीद होती है कि कभी वो सही वक्त आएगा जब इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर पर बात होगी, या 4-5 स्लैब्स से 3 स्लैब रेट पर मूवमेंट की बात होगी, रेट रैशनलाइजेशन की तरफ होगा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हर वक्त वो ये सही समय पोस्टपोन होता जा रहा है। और जिस तरह का जो जैसे मैंने बताया कि जो इसमें टैक्स शामिल हुए हैं जीएसटी में, मुख्य रूप से 2 हैं। केंद्रीय उत्पाद कर जो कि फैक्ट्री गेट पर लगता था, और बिक्री कर जो रिटेल एंड पर लगता था। तो जब कोई किसी इनवॉइस में हम देखते हैं 28% या 18%, 12%, तो पहले केवल सेल्स टैक्स ही उसमें इनवॉइस में दिखता था, लेकिन अब जो जीएसटी दिखता है उसमें सेल्स टैक्स ही शामिल नहीं है, बल्कि उसमें सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी और भी कई टैक्सेस शामिल हैं जो पहले प्राइस का पार्ट होते थे, अलग से दिखते नहीं थे। तो इसलिए लोगों को लगता है कि जीएसटी का रेट ज्यादा है। और कुछ मामलों में ये कि शुरुआत से ऐसा रहा कि हमने कुछ आइटम्स को, मास कंजम्पशन के आइटम्स को एग्जेम्प्ट किया या लो रेट पर रखा, तो कुछ व्हीकल्स और कुछ दूसरे आइटम्स जो हैं वो बहुत हाई रेट पर है, जो धीरे धीरे कम हो रहा है। तो इस तरह के है कि एक सही समय वो आना ही है जब ये कन्वर्जेंस होगा कि हम मूव कर सकें 5, 10, 25 या 5, 10, 20 इस तरह के 3 रेट स्ट्रक्चर पर, क्योंकि सरकार को राजस्व तो चाहिए ही, और इसलिए इस प्रकार की कोई भी किसी भी प्रकार की डिमांड कि इस पर उस पर टैक्स कोई पर छूट दी जाए, तो सरकार तो इस हाथ से लेकर उस हाथ से खर्च करती है। सरकार के अपने कोई वो नहीं, इन्हीं करों से ही राजस्व आता है। तो अगर ये 1 लाख करोड़ पर मंथ आता है, 12 लाख करोड़ रुपए, तो उसमें 6 लाख करोड़ स्टेट्स का और 6 लाख करोड़ सेंटर का। लेकिन आप देखिए सेंटर का बजट इस साल का है 35 लाख करोड़, तो 35 लाख करोड़ का सालाना बजट कैसे चलेगा अगर राजस्व में छूट ही दी जाए?
तो ये जैसे जैसे टैक्स बेस बढ़ेगा रेट्स भी कम होंगे, लेकिन इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर जिसमें कि जो जिस सामान को बनाते हैं फिनिश्ड गुड्स उसके इंपोर्ट पर ड्यूटी कम लगती है और जिससे बनाते हैं उस पर ज़्यादा लगती है, इस पर विचार नहीं हो सका, क्योंकि जो उसके इनपुट्स हैं, जो रॉ मटेरियल हैं, वो बहुत सारे सेक्टर्स में यूज होते हैं, केवल उसी चीज में यूज नहीं होते हैं जिसके लिए मांग की जा रही है। और ये सरकार के लिए बड़ी भारी सरदर्दी है कि अगर चाहे प्लास्टिक हो, केमिकल्स हो, स्टील या मेटल्स हैं, जो किसी एक काम में आ रहे हैं, जो कोई बैलगाड़ी का टायर बन रहा है तो उसके लिए भी रबर की जरूरत है, और मर्सिडीज गाड़ी का टायर बन रहा है उसके लिए भी रबर की जरूरत है। तो अगर ये कहें कि रबर पर टैक्स इस तरह से किया जाए कि वो अगर इसमें यूज हो तो ये टैक्स है, इसमें यूज हो तो ये टैक्स है, तो टैक्सेशन सिस्टम बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एंड यूज। तो इसी वजह से, क्योंकि ये इतना कॉम्प्लिकेटेड मसला है इन्वर्टेड ड्यूटी का, कि जिस चीजों पर इन्वर्टेड ड्यूटी है वो रॉ मटेरियल जनरली मल्टी यूज आइटम्स हैं, कई चीजों में यूज होते हैं, और इसलिए उन पर किसी तरह की ड्यूटी रैशनलाइज कर पाना मतलब कि बहुत सारे आइटम्स को डिस्टर्ब करना है, और इसलिए ये हर बार ये चलता आ रहा है, और इस बार भी कहा है वित्त मंत्री जी ने कि अभी इसका सही समय नहीं है। ठीक है। और जी जी दीपिका मैम बताइए। प्रीति, मैं इसमें दो आइटम थे जिनके ऊपर चूंकि ये इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर बन रहा है और उस पर बहुत समय से उनके जो कंपनीज हैं उनकी मांग आती रही है। एक फुटवेयर और दूसरा जो है टेक्सटाइल्स का हमारा उद्योग जो है। तो टेक्सटाइल्स के पूरे क्षेत्र में अलग अलग रेट्स हैं, यार्न में अलग है रेट, फैब्रिक में अलग है रेट, और उसके कारण बहुत डिस्टॉर्शन हो रहा था। तो इन दोनों जो सामान है इन पे टैक्स बढ़ाने की बात थी ताकि इनमें इनपुट जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर है वो ठीक हो सके, क्योंकि इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर ना सिर्फ वो आइटम को नुकसान पहुंचाता है बल्कि सरकार को भी, क्योंकि वो इतना क्रेडिट जो है, जितना टैक्स नहीं आ रहा है उससे ज्यादा उनका क्रेडिट हो जाता है। तो इन दोनों को ठीक करने की बात थी, लेकिन ये समय नहीं है कि टैक्स की दर को बढ़ाया जा सके, और वित्त मंत्री ने इसीलिए कल ये कहा कि ये महसूस किया गया काउंसिल में कि अभी नहीं सही समय, अगली बार देखा जाए इसको। ठीक है। और दीपिका मैम, जो हम कंपनसेशन की बात कर रहे हैं, जो राज्यों को जीएसटी से होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए आप लोगों ने भी बताया कि 1.58 लाख करोड़ रुपए का कर्ज केंद्र लेगा, और अब ये देखना होगा कि राज्यों को 2022 से आगे मुआवजे के भुगतान पर जो विचार होगा वो जीएसटी परिषद का विशेष सत्र का आयोजन होगा, मीटिंग होगी और उस पर विचार होगा। लेकिन अभी जो हालात हैं उन्हें देखकर आपको क्या लग रहा है, कोई एक राय बनेगी या केंद्र बहुत आसानी से इन परिस्थितियों के बीच तैयार होता दिख रहा है आगे के लिए, या राज्य जो है वो केंद्र की बात मानते तैयार दिख रहे हैं? इसको लेकर आगे दिशा अभी कैसे दिख रही? देखिए, जब जीएसटी का पूरा खाका बन रहा था तो राज्यों को ये केंद्र की तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि जो भी उनका नुकसान होगा जीएसटी में आने के लिए, जीएसटी एक बहुत बड़ा रिफॉर्म है, तो राज्य जो अपने कर लगाते थे उनको भी जीएसटी में शामिल किया गया है। वो भी अपने पावर्स छोड़ रहे थे, केंद्र भी अपना पावर छोड़ रहा था। तो केंद्र जो है वो कॉम्पनसेट करेगा जो भी रेवेन्यू का नुकसान। लेकिन जो दर रखी गई थी कि जिस तारीख पे हम आपका कैलकुलेशन कर रहे हैं 18% का ग्रोथ रेट रखा गया था, तो उस दर से आपका कॉम्पनसेशन हम तय करेंगे। लेकिन हालात जो है, आर्थिक स्थिति जो है, आप देखिए पिछले साल जो है आर्थिक स्थिति बहुत, क्योंकि लॉकडाउन था उसके बाद हम उससे निकले लॉकडाउन से, तो आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रही है और उसका असर जो जीएसटी कलेक्शन से उन पे भी पड़ा। तो जीएसटी कलेक्शन जो है दिवाली के बाद उनमें थोड़ा सुधार हुआ है। इस साल भी ऐसा लग रहा है कि अभी डेटा उतना आ नहीं रहा है, लेकिन अगर हम ई वे का डेटा देखें तो वो अप्रैल का डेटा इम्पैक्ट हुआ है। तो
अब मई में कलेक्शंस आएंगे, नंबर आएगा तो पता चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि असर तो हो रहा है और उसका इम्पैक्ट जो है राज्यों पर भी पड़ेगा, केंद्र के रेवेन्यूज पर भी पड़ेगा। लेकिन केंद्र ने अंडरटेकिंग दिया था कि जो रेवेन्यू लॉस होगा उसकी हम भरपाई करेंगे। तो राज्यों को भी अगर हमें आगे बढ़ना है और हम चाहते हैं कि ये देश आगे बढ़े, तो जाहिर सी बात है कि राज्यों को भी फंड्स की जरूरत पड़ेगी। लेकिन क्या केंद्र जो है वो बोरोइंग करे और उसकी भरपाई राज्यों को वो पैसे देता रहे? केंद्र की भी अपनी जिम्मेदारी है, सुरक्षा की जिम्मेदारी है और खर्चे हैं केंद्र के। तो ये इस दोनों के बीच में दोनों जो धड़े हैं उनको एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, एक बैलेंस व्यू लेना पड़ेगा। बहुत सारे राज्य हैं जो उनका मत ये भी है कि हम केंद्र के ऊपर ये अब बहुत लंबा प्रेशर नहीं डाल सकते हैं, क्योंकि और भी जिम्मेदारियां हैं जो केंद्र के ऊपर आ गई हैं, खासतौर पे सुरक्षा के खर्चे की, जिसमें बढ़ोतरी हुई है। हमने देखा है कि उसमें बराबर बढ़ोतरी। तो ये देखिए, राजनीति का जो प्रेशर है वो तो रहेगा ही और वो आएगा इस बातचीत में, खासतौर पे चूंकि कॉम्पेंसेशन का मामला है और केंद्र का कमिटमेंट रहा है। एक बैलेंस्ड व्यू आशा की जाती है कि शायद कुछ निकल के आएगा, कोई हल निकल के आएगा, जैसा ये बोरोइंग का एक हल निकला था पिछले साल में। हो सकता है कि कोई हल ऐसा ही कुछ निकल के आ जाए। ठीक है, ठीक है। और आखिर में डॉक्टर पांडे, इस काउंसिल की मीटिंग से, क्योंकि लंबे अंतराल के बाद हुई, जो उम्मीदें थी आपको लगता है वो पूरी हुई हैं या कुछ और स्टेप्स थे जिनकी उम्मीद की जा रही थी? कुल मिलाकर क्या आपको आगे की दिशा दिख रही? जैसा मैंने शुरुआत में ही कहा कि सबसे कंपेंसेशन का इशू मैक्रो लेवल पर बहुत इम्पोर्टेंट है। दीपिका जी की बात में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूंगा। 18% नहीं, 14% प्रतिवर्ष का गारंटी था 15-16 की रेवेन्यू के ऊपर। तो देखिए, जून 22 से इसका आगे बढ़ना तो तय है। वो इसलिए क्योंकि पिछले साल जो 1,10,000 करोड़ की बोरोइंग की गई और इस बार 1,60,000 या उससे ज्यादा जो भी बोरोइंग है, इस बोरोइंग को चुकाने के लिए भी सेस तो उसके आगे तक चलेगा ही चलेगा, और कुछ नहीं तो कम से कम इस बोरोइंग को चुकाने के लिए। तो इसलिए ये समय की वो है कि इसमें डिस्कस ये करना है कि किन चीजों पर सेस लगाया जाए, क्योंकि इस समय ये भी एक पक्ष ये भी कह रहा है कि जीएसटी को अगर आप कम करेंगे तो डिमांड को बूस्ट मिलेगा, और ऐसे में अगर आप सेस ज्यादा लगाएंगे तो डिमांड और कम होगी और टैक्स कलेक्शन और कम होगा। तो इस कैच 22 सिचुएशन में है। तो हमें ये इस विशेष सत्र में ये तो पक्की बात है कि जून 22 तक ये नहीं चलेगा, इसके आगे भी चलेगा, इस बोरोइंग को चुकाना भी है इस सेस। लेकिन किन चीजों पर सेस लगाया जाए और कैसे, कितने धीमे उसको हम 2 साल में कर सकते हैं या 3 साल में एक्सटेंड कर सकते हैं, इन चीजों पर चर्चा होगी। बढ़ना तो इसका लगभग तय है। ठीक है, और इसी के साथ समय ये पूरा हो गया है। डॉक्टर पांडे आपका और दीपशिखा सिकरवार मैम, आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जाहिर तौर पर कोरोना संकट की वजह से तमाम जो स्थितियां पैदा हुई हैं उसकी पहले कल्पना नहीं की गई थी, और कोविड-19 की जो दूसरी लहर है उससे आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित हुई हैं, और तमाम और चीजें हैं जिनको लेकर थोड़ा सा मैं कहूं कि स्मूथनिंग की जरूरत थी, एक सपोर्ट की जरूरत थी। तो अभी हम देखें तो जिस तरह से इस चर्चा में बातें निकल के आई हैं, अर्थव्यवस्था पर जो दबाव बढ़ा है उसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट देने की कोशिश की गई है, और तमाम चैलेंजेस के बीच इस बैठक से जरूर कुछ राहत के संकेत हमें मिलते दिखाई दिए हैं। इसी के साथ देश देशांतर में फिलहाल इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। आप सभी अपना अच्छे से ख्याल रखिए और मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार।